अब पहलगाम हमले की बात करते हैं, क्योंकि आज इस हमले को 1 साल पूरा हो गया है और हम आपसे ये कहेंगे कि इस हमले को कभी भूलिएगा मत। आज 1 साल बाद हम आपको इस हमले की वो डिटेल्स बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज हम आपको इस हमले की पूरी कहानी सुनाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों से, सूत्रों से बात की जो इस हमले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और उन सब से मेरी जानकारी के मुताबिक हम सबसे पहले आपको आज पहलगाम हमले के उन 4 गुनाहगारों के बारे में बताएंगे जो इस हमले के जिम्मेदार हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। पहला नाम है साजिद जट्ट। ये लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी है और पाकिस्तान के लाहौर के पास कसूर शहर का रहने वाला है, और यही पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आतंकवादियों का हैंडलर भी था और इस हमले का मास्टरमाइंड भी है। और इस समय ये आतंकवादी पाकिस्तान में कहीं छिपकर बैठा हुआ है। ये उसकी तस्वीर है। पहली बार आज हम आपको उसकी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये है साजिद जट्ट और ये भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है। और जब तक ये भारत के हाथ में नहीं आएगा, जब तक उन परिवारों को इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये भारत के हाथ में नहीं आता। दूसरे नंबर पर है फैजल जट्ट। ये भी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके का रहने वाला है फैजल जट्ट। तीसरा नाम है हबीब ताहिर। यह भी लश्कर-ए-तैयबा का ही आतंकवादी है और यह पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट शहर का रहने वाला है। और चौथा है हमजा अफगानी। यह भी लश्कर-ए-तैयबा और रेजिस्टेंस फोर्स का आतंकवादी है और यह भी पाकिस्तान का ही एक नागरिक है। इन तीनों आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना ने श्रीनगर के पास दाचीगाम इलाके में पिछले साल ही 28 जुलाई को मार गिराया था। अब ये इस दुनिया में नहीं है, इन्हें इंसाफ दिया जा चुका है। आज भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी करके ये बताया है कि इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं उन्होंने क्या बताया है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है कि 300 स्क्वायर किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है उसे स्कैन किया गया। उस पूरे इलाके की जांच की गई, छानबीन की गई। और सोचिए 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका कितना बड़ा है इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। और इसमें 93 दिनों तक इन आतंकवादियों का पीछा करके इन्हें ढूंढा गया, इनकी लोकेशन को ट्रैक किया गया और बाद में फिर इनका एनकाउंटर किया गया। 93 डेज। और इसमें आप ये देखिए, एक और में आप देखिए जहां पर 03 ये जो लिखा हुआ है, ये हैं वो आतंकवादी जो मारे गए हैं। तो 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका छान मारा गया, 93 दिनों तक ये ऑपरेशन चला और फिर ये 3 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया था, ये मारे गए। इस मामले की जांच के दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 2 लोकल लोगों को भी गिरफ्तार किया है। यह जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इसमें पहला नाम है बशीर अहमद जोथाड़ और दूसरा है परवेज अहमद। और ये दोनों ही पहलगाम के रहने वाले हैं और यहां पर इस इलाके में पर्यटकों के लिए ये घोड़े चलाते हैं, यानी ये दोनों घोड़े वाले हैं। और आपने देखा होगा जो लोग पहलगाम गए हैं या आसपास के इलाकों में गए हैं, वहां पर बहुत सारे घोड़े वाले होते हैं। वो पर्यटकों को घोड़े पर बैठा कर ले जाते हैं। पोनी ऑपरेटर्स उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, ये पोनी वाले जो हैं। और ये दोनों लोग यही काम करते थे। अब आपको बताते हैं कि पहलगाम हमले की ये जो जांच है ये कैसे अपने आप में अनोखी है। ये हाल का ऐसा पहला मामला है जिसमें सबसे हाईटेक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई। जांच के दौरान सीबीआई की मदद से घटनास्थल की 3D मैपिंग की गई। इस टेक्नोलॉजी में कैमरा और ड्रोन से डेटा लेकर किसी भी जगह का एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। इसमें हर छोटी छोटी चीज भी स्पष्ट दिखाई देती है। जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल किसी क्राइम सीन को अच्छे से समझने के लिए करती हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ठीक आप उसी स्थान पर खड़े हैं। इसके अलावा इनकी पहचान करने के लिए सबसे सटीक वैज्ञानिक जांच डीएनए मैचिंग का इस्तेमाल किया गया। डीएनए मैचिंग में 2 लोगों के डीएनए को मिलाकर यह देखा जाता है कि वो एक जैसे हैं या नहीं। और पूरी दुनिया के हर इंसान का डीएनए अलग अलग होता है।
बैलिस्टिक फॉरेंसिक एनालिसिस की मदद से यह पता चला कि पहलगाम हमले में इस्तेमाल हथियार और एनकाउंटर के बाद इन तीनों आतंकवादियों के पास जो हथियार मिले वो एक ही हैं। और डिजिटल फॉरेंसिक से आतंकवादियों के मोबाइल फोन की जांच की गई और फिर पुराने हमलों से इन आतंकवादियों के कनेक्शन का पता चला। एनआईए ने कुल 1113 लोगों की जांच की, 1113 लोगों से पूछताछ की। सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन था। इसमें पहलगाम के पास डोक में रहने वाले 543 लोगों से पूछताछ हुई। डोक जो है ये पहाड़ों पर बसी एक ऐसी बस्तियां होती हैं जिसमें अक्सर चरवाहे रहते हैं। 117 पोनी यानी घोड़े चलाने वालों से पूछताछ की गई। 69 दूसरे पशुओं के मालिक से पूछताछ हुई। 42 फोटोग्राफर से पूछताछ हुई। 52 ढाबे वाले, भेलपूरी वाले और चाय स्टॉल चलाने वाले लोगों से पूछताछ हुई जो आसपास ये खाने पीने का सामान बेचते थे। 36 टिकट काउंटर और जिप लाइन वाले जो लोग थे उनसे बात हुई। 54 अन्य लोगों से पूछताछ की गई। 25 टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ हुई। 23 दूसरे जिलों के जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ हुई। 19 दुकान मालिक जो थे आसपास के उनसे पूछताछ हुई और 31 ऐसे लोगों से पूछताछ हुई जो आसपास शॉल बेचने के लिए, जो शॉल हॉकर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं शॉल बेचने के लिए कि कश्मीरी शॉल आप ले लीजिए, उनसे भी पूछताछ हुई। ये पूरा ब्रेकअप है। यानी जांच एजेंसियों ने सिर्फ संदिग्ध लोगों की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से बात की, उससे पूछताछ की जो घटना के समय उस इलाके में मौजूद था या जिसके पास जरा सी भी कोई जानकारी हो सकती थी। अब सोचिए आप, 1113 लोग इस जांच में शामिल थे। इतने हजारों की संख्या में लोगों से पूछताछ हुई। अब आपको पहलगाम हमले में लालच और लोकल सपोर्ट की कहानी सुनाते हैं जिन्हें सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। अगर पहलगाम में ही रहने वाले मामा भांजे की एक जोड़ी चाहती तो यह हमला टल सकता था, लेकिन इन्होंने 3000 रुपए लेकर, मात्र 3000 रुपए के लालच में भारत के साथ गद्दारी की और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। इन दोनों के नाम है बशीर अहमद जोथाड़ और परवेज अहमद। 3 आतंकवादियों के बाद ये 2 लोग भी आरोपी हैं। पहलगाम हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल को बशीर अहमद ने ही सबसे पहले जंगलों में छिपे 3 आतंकवादियों को देखा था। इन आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि वो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए और उनके खाने पीने का इंतजाम करे। आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि ये सब काम उसे अल्लाह के नाम पर करना चाहिए, कश्मीर की आज़ादी के नाम पर करना चाहिए और भारत जो जुल्म कर रहा है कश्मीर पर उसके लिए करना चाहिए, उसका बदला लेने के लिए करना चाहिए। बशीर ने खुद अपने बयान में स्वीकार किया कि उसे समझ में आ गया था कि ये तीनों आतंकवादी हैं और इनकी बातचीत के लहजे में पंजाबी अंदाज था और वो अंदाज था जो पाकिस्तान के लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और वो तभी समझ गया था कि ये लोकल कश्मीरी नहीं है बल्कि ये पाकिस्तानी है। इसके बाद बशीर इन तीनों आतंकवादियों को लेकर परवेज अहमद के घर ले गया। परवेज ने इन आतंकवादियों को हथियार छिपाने में मदद की और परवेज की पत्नी ने इन आतंकवादियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। इसके बदले में आतंकवादियों ने परवेज को 3000 रुपए दिए। तीनों आतंकवादी लगभग 5 घंटे तक परवेज के घर पर रहे और इनके साथ बशीर भी मौजूद था। और उस रात यानी हमले से ठीक एक रात पहले रात करीब 10 बजे तीनों आतंकवादी एक एक करके वहां से निकल गए। बशीर ने यह भी कबूल किया कि आतंकवादी खाना खाते समय अमरनाथ यात्रा, भारतीय सुरक्षा बलों के कैंप्स और उनकी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अगर बशीर और परवेज अहमद चाहते तो इसकी जानकारी उसी समय पुलिस और भारतीय सेना को दे सकते थे और पहलगाम का हमला टल सकता था, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया और आतंकवादियों की सूचना देने की बजाय ये उनकी मेहमान नवाजी करते रहे। भारत से विश्वासघात का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। फिल्म धुरंधर का एक डायलॉग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और अगर ये दोनों मामा और भांजे चाहते तो 26 लोगों को हम बचा सकते थे। अब आगे की कहानी सुनिए। बशीर अहमद और परवेज अहमद के घर से निकलने के बाद अगली सुबह ये तीनों आतंकवादी बैसरन पहुंच गए, यानी जहां पर ये घटना घटी उस स्थान पर पहुंच गए। इनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे और एक आतंकवादी ने अपने सिर पर GoPro कैमरा भी लगाया हुआ था, यानी उसकी मंशा यह रही होगी कि वो उस पूरे हमले को रिकॉर्ड करे। आतंकवादियों ने इस जगह पर मौजूद पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसके ठीक सिर में गोली मार दी।
तीनों आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां से फायरिंग करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या कर सके, और इस पूरे इलाके को उन्होंने एक किल जोन बना दिया था। और जिन लोगों को जिंदा छोड़ दिया, उन्हें आतंकवादियों ने कहा कि जाकर मोदी को कह देना, मोदी को बोल देना। जो महिलाओं को छोड़ दिया, उनके पतियों को तो मार दिया, महिलाओं को जब छोड़ा तो कहा वापस जाकर मोदी को कह देना। यानी हमला करके सीधे भारत सरकार को एक संदेश दिया। जिन हथियारों से पहलगाम में हमला हुआ, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक 4 अलग अलग आतंकी हमलों में भी हुआ था। इसका मतलब है कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि आतंकवादियों का एक ही नेटवर्क बार बार उन्हीं एक ही हथियार से हमले कर रहा था। यानी ये जो AK-47 इसके पास थी, M4 कार्बाइन थी, ये ही बार बार इस्तेमाल हो रही थी हमलों में। और ये भी पता चला कि कुछ गोलियां मेड इन अमेरिका थी, कुछ चीन और यूरोप के देशों से में बनाई गई थी। यानी हथियारों के इंटरनेशनल नेटवर्क से इन आतंकवादियों को हथियार मिल रहे थे। आतंकवादियों से मिले डिजिटल सबूतों ने इस पूरे हमले की कड़ियों को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मारे गए तीनों आतंकवादियों के मोबाइल फोन से फोटो, वीडियोज और मेटा डेटा मिला। मेटा डेटा से यह जानकारी मिली कि फोटो किस तारीख को किस लोकेशन पर लिए गए थे। आतंकवादियों के मोबाइल फोन और गोप्रो कैमरे का सीरियल नंबर और डेटा मैच करके यह पता चला कि यही कैमरा इससे पहले के हमलों में भी इस्तेमाल हुआ। कुल मिलाकर पूरी तरह प्लान करके यह हमला किया गया था और इसके मास्टरमाइंड साजिद जट ने पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान में बैठकर हैंडल किया। और कश्मीर में आतंकवादियों का एक ही नेटवर्क है जिसने बार बार हमले किए, यानी लगातार हमलों की एक सीरीज उस समय चल रही थी। और अभी मैंने आपको बताया, लश्कर-ए-तैयबा का एक मैंने आपको पोस्टर दिखाया था, वो आपको मैं दोबारा दिखाता हूं। देखिए, ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे और द रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसके आतंकवादी थे। तो लश्कर-ए-तैयबा जो है वो बार बार अपने नाम बदलता रहता है। वो कभी किसी नाम से एक नया आतंकवादी संगठन बना लेता है, कभी किसी नाम से, लेकिन इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लश्कर-ए-तैयबा है, जो पाकिस्तान में इस समय बैठी हुई है। ये है पूरी कहानी। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था, 300 वर्ग किलोमीटर के इलाके को छान मारा हमारे देश की रक्षा एजेंसियों ने, हमारे देश की सेना ने, और फिर आखिरकार खोजकर जंगल से पकड़कर इन तीनों को निकाला और इन तीनों के साथ वही किया जो इनके साथ होना चाहिए था। और इनका जो चौथा हैंडलर है वो यहाँ आया नहीं, वरना वो भी मारा जाता। वो पाकिस्तान में बैठकर ही इनका हैंडलर बना हुआ था। पाकिस्तान में बैठकर ही वो लगातार इनसे ये हमले करवा रहा था। वो आज भी फरार है और आज भी पाकिस्तान में कहीं छिपकर वो बैठा हुआ है। ये है पूरी कहानी पहलगाम की, ताकि भारत के हर बच्चे को याद रहे, भारत के हर नागरिक को याद रहे, और हमें ये कहानी कभी भी भूलनी नहीं है। जिससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान आज भी भारत से कितनी नफरत करता है और पाकिस्तान आज भी कितने कोऑर्डिनेटेड तरीके से भारत में, जम्मू कश्मीर में लगातार हमले करवा रहा है।